नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत इस खास खबर से करेंगे, जहां G20 में शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया है प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्ताव। नई दिल्ली में आज यानी 9 सितंबर को G20 समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के भाषण की शुरुआत मोरक्को के भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर की है। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। इसके बाद पीएम ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास किया है। इस पर समिट में पहुंची अफ्रीकन यूनियन के हेड ने अजाली असोमानी ने पीएम को गले लगा लिया। भारत काफी समय से अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने की मांग कर रहा था। पीएम ने अपने भाषण में यह भी कहा कि विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने वाली सदी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम सदस्य देशों को राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव किया। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का गले लगाकर स्वागत किया। वहीं बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी भी दी है। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है और पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही। पीएम मोदी ने बातें कही हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज का 9 सितंबर आज G20 समिट का पहला दिन है और साथ ही पहले सेशन में वन अर्थ को लेकर चर्चा की जा रही है। तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी, आर्थिक दृष्टि से चर्चा होगी, वन फ्यूचर, वन फैमिली को लेकर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन पहला जो सेशन है उसमें वन अर्थ को लेकर चर्चा की जा रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज़ जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। काफी ऐतिहासिक दिन भारत के लिए आज, जब दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश दिल्ली में मौजूद हैं। फिलहाल किस तरीके से इस सिनेरियो को देखें, क्योंकि पहला सेशन चल रहा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल अभी तक का जो कहीं की दौर रहा है, किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, G20 सम्मेलन जो आज से शुरू हुआ है वो न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो G20 में वे 20 देश शामिल किए गए हैं, जिनमें भारत है, अमेरिका है, यूरोप के कुछ देश हैं, इंग्लैंड है। ये वही देश है जो दुनिया भर की लगभग 80 से 85% आर्थिक गतिविधियां चलाते हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का जब आह्वान किया था तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि वासुदेव कुटुंबकम की तर्ज पे ये सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और आज सुबह इसकी शुरुआत भी ठीक उसी तरह हुई। और पिछले देश भर में पिछले कई महीनों से G20 की बैठकें आयोजित की जा रही थी। और प्रधानमंत्री अपने संबोधन में स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का मतलब केवल दिल्ली नहीं है। इसी कड़ी में 60 शहरों में G20 की बैठकें आयोजित की गई, जिनमें मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शामिल थे, खजुराहो शामिल था, कई छोटे बड़े शहर 60 शहर शामिल थे देश भर के। और लगभग 200 बैठकें हुई। उसके बाद आज ये G20 सम्मेलन की शुरुआत दिल्ली में हुई है। और इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल ही आ चुके थे। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय चर्चा की। इसके बाद आज सुबह जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया अफ्रीकन यूनियन को आज सुबह शामिल किया गया G20 में। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास की तर्ज पे यह केवल नारा भारत का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बल्कि G20 की बैठक में और पूरे जितने भी देश शामिल हैं और विश्व में जितने देश हैं उनके लिए यह नारा सही सटीक साबित हो रहा है। निश्चित तौर पर बड़ी कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से जो चर्चाएं हो रही हैं, पर्यावरण को लेकर एक बड़ी गंभीर चर्चा है, साथ ही आर्थिक स्थितियों में सुधार को लेकर, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था सभी देशों की लगभग कमजोर हुई है, लेकिन भारत लगातार उभर रहा है। तो किस तरीके से देखा जाए, भारत में अगर ये मेजबानी भारत इस समिट की कर रहा है तो जो भारत के लोग हैं, आम जनता, एक सवाल है कि उनको क्या मिलेगा, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि G20 में वही देश शामिल हैं जो लगभग दुनिया की 80 से 85% आर्थिक गतिविधियां चलाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियों के लिए आज का सम्मेलन जो G20 सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है वो तो महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही इतिहास को भी, भारत के इतिहास को दूसरे देशों के इतिहास को जोड़ने की भी एक बड़ी कोशिश है। और आम जनता की बात जहां तक की जाए तो आम जनता को इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। भारत की न केवल एशिया में बल्कि विश्व में धाक जमेगी। हमारे NRI जितने बाहर रहते हैं वे विशेष रूप से G20 सम्मेलन की जो 60 शहरों में 200 के लगभग बैठकें हुई हैं, उसमें कई NRIs भी शामिल हुए। सरकार ने उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो G20 सम्मेलन से न केवल भारत की छवि सुधरेगी बल्कि भारत की छवि एक शक्तिशाली देश के रूप में भी उभर कर सामने आएगी। और जो बाइडेन ने कल आते से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, रूस और चाइना में समझौता करवा के एक घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन वार में अभी तक किसी भी तरह से कोई भी देश या कोई भी शक्ति समझौता करवाने के लिए सामने नहीं आई है। तो इस G20 की बैठक में एक घोषणा पत्र जारी हो सकता है, जिसमें रूस और चीन की सहमति के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम पे भी चर्चा हो सकती है। निश्चित तौर पर दुनिया में जो तमाम मुद्दे हैं उनमें भारत एक मध्यस्थता की भूमिका भी निभाता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग यहाँ इस समिट में शामिल नहीं हुए, वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन एक जो मुख्य चर्चा बनी हुई है कि रूस के राष्ट्रपति भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, चाइना के राष्ट्रपति यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जो बाइडेन जब आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात करते हैं, जो छवि निकलकर सामने आती है, दुनिया का सबसे मजबूत लीडर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में वैसे भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उनसे इस तरीके से मुलाकात करते हैं, तो जो छवि निकल कर आती है कि अमेरिका की फिलहाल मजबूरी है पीएम मोदी से भारत से संबंध बनाना, या इसके पीछे चाइना को कहीं ना कहीं आगे आने से रोकना ये वजह हो सकती है? जी देखिए, भारत ने वासुदेव कुटुंबकम की तर्ज पे सभी राष्ट्रों को इसमें आमंत्रित किया था। और जहां तक बात करें चीन के प्रमुख की और रशिया के प्रमुख की, तो उन्होंने अपने नहीं आने के कारण को स्पष्ट कर दिया है। जो बाइडेन कल ही आ चुके थे और उनका स्वागत प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से किया और भारत आकर वे काफी प्रसन्न भी नजर आए। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो इस सम्मेलन की G20 सम्मेलन की थीम है वासुदेव कुटुंबकम, उसका भारत ने बखूबी पालन किया है। और जहां तक शक्तिशाली होने की बात की जाए तो प्रधानमंत्री पिछले कई वर्षों से लगातार विश्व भर के दौरे कर रहे हैं और विश्व भर में भारत की छवि जो पहले थी 2014 के पहले जो भारत की छवि थी और आज जो छवि है, उसमें स्पष्ट अंतर साफ आम जनता को भी समझ में आता है, विश्व भर के लोगों को समझ में आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सम्मेलन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसमें कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण पर सबसे प्रमुख सत्र है, क्योंकि पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरण की दूसरी समस्याओं से परेशान है। तो पर्यावरण पे जो चर्चा होगी वो काफ़ी प्रमुख रहेगी। इसमें राष्ट्राध्यक्षों के साथ कुछ पर्यावरण के विश्व भर के प्रसिद्ध जो विशेषज्ञ उन्हें भी बुलाया गया है और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक बड़ी चर्चा इस सम्मेलन में होगी। निश्चित तौर पर अनुज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरीके से चर्चाएं लगातार दावे होते रहे हैं, बातें होती रही हैं, लेकिन अब गंभीरता से जब भारत को लिया जा रहा है तो विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है, ऐसी तमाम चर्चा होती आई हैं। इस तरह की समिट आयोजित होती हैं, मेजबानी भारत करता है और दुनिया भारत को गंभीरता से लेती है, तो उस ओर बढ़ने के लिए एक पहला कदम इसे माना जा सकता है? जी, भारत विश्व गुरु की तरफ विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहा है, इसके लिए पहला कदम नहीं है। ये पहले भी कई वर्षों से भारत को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस दिशा में जोरदार काम कर रही है। लेकिन हाँ, G20 सम्मेलन में दुनिया भर के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष जब दिल्ली आए हैं, भारत में आए हैं, भारत की मेजबानी स्वीकार कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत विश्व गुरु न केवल बनने जा रहा है बल्कि बनने की दिशा में आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने भी जा रहा है। और जब दोनों दिनों की बैठकों में जब निचोड़ सामने आएगा कि G20 की बैठक में अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात आर्थिक मामलों पर भी एक बड़ी विशेष चर्चा होगी, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो 125 करोड़ के ऊपर है और पूरे दुनिया के भर के मार्केट की नज़र भारत के मार्केट पर ही रहती है। तो जो आर्थिक मामलों के जो जानकार रहेंगे, जब वो अपने सत्र में मीटिंग करेंगे, तो आर्थिक मामलों में भी भारत की क्या छवि रहेगी, भारत का विदेश नीति आर्थिक मामलों में क्या होना चाहिए, इस पर खास चर्चा होगी। तो आर्थिक रूप से भी भारत G20 की इस महत्वपूर्ण समिट के बाद आर्थिक रूप से भी भारत मजबूती से उभर कर सामने आएगा। निश्चित तौर पर दिल्ली में जो दुनिया का मिलन हुआ है, महत्वपूर्ण देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इससे सामने आएगा। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बता दें कि G20 समिट का शुभारंभ दिल्ली में हो चुका है। इससे पहले तमाम तैयारियां की गई और दुनिया के जो 20 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर पहला सेशन फिलहाल चल रहा है, जिसमें वन अर्थ पर यानी पर्यावरण से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। उसके बाद जो अगला सत्र रहेगा उसमें वन फैमिली पर चर्चा होगी, यानी दुनिया एक परिवार है, और साथ ही
कल जो तीसरा सत्र होगा उसमें वन फ्यूचर पर चर्चा होगी, यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ ही ये पूरा समिट का आयोजन है और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत मेजबान देश है और यहाँ पर अब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या कुछ इस मंथन से निकलकर सामने आएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत से रिश्ते मजबूत करने की ओर अग्रसर है और ऐसे में चाइना से राष्ट्रपति यहां नहीं पहुंचे, रूस के राष्ट्रपति नहीं आए, लेकिन यहां पर तमाम उनके प्रतिनिधि भारत पहुंचे। ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या क्या इस मंथन से निकलकर सामने आता है, क्या चर्चा यहां पर होती है और इस चर्चा के बाद से दुनिया में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो 20 देश हैं जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में 80 से 85% हिस्सा अपना रखते हैं। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिषु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। तो आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वेलकम स्पीच दी है और यहाँ से में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जो मेहमान यहाँ पहुंचे हैं उनका स्वागत किया। फोटो सेशन के साथ ही इस समिट की शुरुआत हुई है। बता दें कि नई दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। पीएम ने अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। फिलहाल जो चर्चा है वो पहले सेशन में वन अर्थ को लेकर की जा रही है और इसके बाद दूसरा सेशन होगा जिसमें तमाम और भी मुद्दे हैं, उसमें वन फैमिली को लेकर भी चर्चा होगी और कल का सत्र काफी महत्वपूर्ण है जिसमें वन फ्यूचर पर चर्चा होगी। लेकिन आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, 9 सितंबर यानी आज G20 समिट का पहला दिन है, कल आखिरी दिन रहेगा। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन इस चर्चा से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत तभी सभी मेहमानों का स्वागत के साथ दी है और साथ ही महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने कही कि दुनिया भर में फिलहाल भरोसे का संकट पैदा हुआ है, उसे लेकर हमें महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने होंगे और ये तमाम बातों के साथ ही पीएम मोदी ने वेलकम स्पीच दी है। G20
समिट में 20 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं और साथ ही फिलहाल पहले सेशन की चर्चा की जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद विश्व में विश्वास का संकट पैदा हुआ है। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा से विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।